साथ बहुत ही सोच समझकर यह भी रणनीति भारत सरकार ने तय की होगी कि हमें इसको फर्दर एस्केलेट नहीं करना है, हमें इसको बढ़ाना नहीं, और इसीलिए यह साफ साफ संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी सिविलियन नहीं, कोई भी आर्मी का ठिकाना नहीं, लेकिन आतंकवाद को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। शोभना जी, बहुत ही कंसाइज, क्लियर और ब्रीफ अटैक किया हमने, कैलिब्रेटेड हमला किया है पाकिस्तान को यह समझाने के लिए कि समझ जाओ अभी भी शायद माफी मांगने का समय है। अगर आपने आज माफी नहीं मांगी, अपना नरम रुख अख्तियार नहीं किया, कम से कम चुपके से बोल दो कि भविष्य में कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां नहीं फैलाएंगे, चुपके से बोल दो, तो हम सेकंड प्रहार नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए। अच्छा देवनाथ जी, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये गुजारिश की है उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दे तो हम जो है रिटेलिएट नहीं करेंगे, तो क्या ये माफी है? मैं चाहूंगी कि आप एक बार इस वॉल पे आ जाएं, और ये जो बताया गया है ये तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि बॉम्बार्डिंग जो हुई है, जो मिसाइल हमला हुआ है उसके बाद का, ये आप जरा एक्सप्लेन करेंगे मेरे दर्शकों? देखिए, इसमें देखने वाली तीन खास बातें हैं। एक तो है रात की फोटो है, यानी इंफ्रारेड इमेज है। दूसरी बात क्या है कि जब बॉम्ब्स और रॉकेट्स गिर रहे थे तो ऊपर एक ड्रोन को पोजीशन किया गया था फोटो लेने के लिए। कितनी अच्छी प्लानिंग की है कि हमारा ड्रोन पहुंचता है और उसके कुछ सेकंड के बाद ही हमारा रॉकेट बॉम्ब इसके ऊपर गिरता है। तीसरी बात, ये बॉम्ब डैमेज असेसमेंट का पार्ट है, यानी ये दिखाता है कि टारगेट हिट के पहले कैसे था और जब टारगेट ध्वस्त हो गया उसके बाद कैसे था। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए गिरते हुए दिखाई दे रहा है इसमें, इस इमेज में। ये देखिए एग्जैक्टली। देखिए, मैं जब एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, और अटैक के बाद हम इसका एक फोटो इंटरप्रिटेशन करते थे। तो वो फोटो इंटरप्रेटर जो है आप ही की तरह से इसको मैग्नीफाई करेगा, जूम करेगा, उसके पास बायोस्कोपिक लेंस होते हैं, दाएं आंख बाएं आंख से वो इसको देखता है, एक 3 डायमेंशनल इमेज देके वो एनालाइज करेगा। आप जो इसमें देख रहे हैं उसमें वो 10 गुना ज्यादा मल्टीप्लाइड हो जाएगा और ये दिखाएगा फोटो इंटरप्रेटर को कि किस कमरे में, किस फ्लोर पर, किस सीढ़ी के अंदर जाके फटा। बिल्कुल जियो कोऑर्डिनेट्स, जाहिर सी बात है उनका ध्यान में रखते हुए आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर भारत ने बहुत प्रिसाइजली इस हमले को अंजाम दिया है। ये पूरा एरिया दिखाया गया और ये तो सिर्फ एक, जिसे कहा जाए ना कि पिक्चर दिखाई गई है, अंजाम तो बहुत बड़ा होगा। शोभना जी, बहुत चीजें हैं, ये डर रहे हैं। दूसरा वीडियो आया, ये दूसरे वीडियो में भी आप देखिए, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है। मैं एनसर्कल कर देती हूँ। आप इन वीडियोस में सब में एक चीज देखेंगे कि ड्रोन वहां, इसमें एक चीज हमें गौर करनी चाहिए। ये जो नारंगी, अगर मेरा थोड़ा सा जूम अगर कैमरा इसको करेगा तो ये दिखाई देगा कि ये जो मुझे लग रहा है कि ये जो नारंगी चीजें दिख रही हैं, ये वो बम के गोले हैं या ये कहिए मिसाइल्स हैं जो बरसाई गई हैं। देखिए, ये जो नारंगी रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, प्री डेजिग्नेटेड लेजर पॉइंटर हैं। जो ड्रोन गया है या जो इसके साथ सपोर्ट विमान गया है वो पहले से ही आसमान से, ये राफेल का कारनामा है, ये राफेल की और हमारे इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के राफेल जाए, मिराज 2000 जाए तो वो स्पाइस का इस्तेमाल करते हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो नारंगी रंग देख रहे हैं ये लेजर डेजिग्नेटर होते हैं। 2 तरीके होते हैं, या तो एक जहाज बॉम्ब को छोड़ता है और दूसरा जहाज लेजर बीम से टारगेट को इल्यूमिनेट करता है। एक और तरीका है जिसमें कि एक जहाज बॉम्ब को छोड़ता है और उसके बाद दूसरे ड्रोन से टारगेट को इल्यूमिनेट किया जाता है। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कर्नल साहब एक बार आप जल्दी से हमारे दर्शकों को देखिए, ये बॉम्ब गिरा है और यहाँ पर ये इस तस्वीर को आप एक बार जल्दी से समझा देंगे तो और हमारे लिए अच्छा होगा। आप इसमें बहुत क्लियरली दे सकते हैं कि डेजिग्नेटर है, डेजिग्नेटर को फॉलो करते हुए बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है। इस बॉम्ब का जो धुआं और फ्लैश निकल रहा है उससे आप एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो क्लाउड है ये फैला नहीं है, उसका मतलब सरफेस एक्सप्लोशन नहीं है, ये फू करके ऊपर जा रहा है, उसका मतलब ये अंदर घुस के फटा है और छत में जो छेद हुई है उससे धुआं ऊपर की तरफ गया है। कर्नल साहब, क्योंकि आपने ये कह दिया कि अंदर जाके, क्योंकि आप इस ब्लास्ट का नेचर देख के हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, इसका मतलब अगर बंकरों में आतंकवादी छुपे हुए हैं तो उनको भी निशाना पे लिया गया। कोई शक नहीं है, जब ये बॉम्ब फेंके जाते हैं तो उसमें एक डिले फ्यूज लगाया जाता है। आमतौर पे क्या होता है, 2 तरह के फ्यूज होते हैं मोटा मोटी। एक होता है कॉन्टैक्ट फ्यूज, आपने बॉम्ब गिराया, वो जैसे ही टारगेट को टच करता है दम। दूसरा होता है डिले फ्यूज, यानी जब वो टारगेट को टच करता है उसके अंदर टाइमर लगा होता है,
0.5 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद वो फटता है, ताकि उतने ड्यूरेशन में वो टारगेट के अंदर 20, 30, 40 फुट अंदर घुस जाता है, फिर धमाका करता है। क्योंकि हमें मालूम है ये नीचे। कर्नल साहब ये कहा जा रहा था कि साहब इस समय भारत जो है वो अपने एयरक्राफ्ट नहीं घुसाएगा, ये ड्रोन के तहत या कुछ इतने सोफिस्टिकेटेड हमले होंगे जो अपनी सीमा से बैठ के होंगे। इस हमले की नेचर देखकर आप क्या हमें बताएंगे? देखिए, इसमें क्या लग रहा है, घुसकर अंदर जाकर मारे हैं एयरक्राफ्ट ने? इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे कुछ पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक, तो हमने भी कोशिश की है कि हम एलओसी के इस तरफ रहें, क्योंकि अगर हम एलओसी करके उस तरफ जाते हैं तो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कूटनीतिक प्रॉब्लम हो जाती है। कारगिल में भी हमने यही किया था, लेकिन इन बॉम्ब्स को जब हमारे जहाजों ने रिलीज किया होगा, डेफिनेटली वो टारगेट से 140 किलोमीटर, 80 किलोमीटर होंगे। अपने दर्शकों को फिर बताना चाहती हूँ कि देखिए, इस बार सिर्फ पीओके को निशाना नहीं बनाया गया है, इस बार पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 3 से 4 आतंकी कैंप्स को खत्म किया गया। और ये तस्वीरें ये हम एनसर्कल कर अपने दर्शकों को लगातार समझा भी रहे हैं। और ये जो ऑरेंज आप ये देख रहे हैं, ये वो बम के गोले हैं, ये वो मिसाइल्स हैं जिससे इस पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स को निस्तनाबूद किया गया है, खत्म किया गया है। कर्नल साहब देखिए, इन फोटोज में आप देखेंगे कि एक धुआं सा नजर आ रहा है। ये धुआं सा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर फॉग है, स्मॉग है, लेकिन जो बॉम्ब है अगर वो जीपीएस गाइडेड है तो उस पे फॉग का या धुआं का या डस्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो टारगेट को इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है कि उसकी जो गाइडेंस किट है वो आसपास के एनवायरनमेंट से। आप क्योंकि एयरफोर्स में पायलट रहे और मैं आपकी बात काट रही हूं, मैं इसलिए समझना चाहती हूं कि जियो कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हर चीज का इस्तेमाल करके एकदम एक्यूरेट बॉम्बिंग, एकदम एक्यूरेट बॉम्बिंग। देखिए, आमतौर पे जब जैसे हमने बात की कि स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया गया होगा, तो स्टैंड ऑफ वेपन्स में आप मोटा मोटी 3 तरीके से टारगेट की तरफ भेजते हैं। एक तो होता है जो बॉम्ब जिसमें कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इनर्शियल नेविगेशन का सिस्टम है कि उसके अंदर 3 तरह के जंबल होते हैं। वो जंबल पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ XYZ यानी दाएं बाएं और ऊपर के कोऑर्डिनेट में काम करके इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम काम करता है। दूसरा तरीका है लेजर गाइडेड। लेजर गाइडेड में क्या होता है कि बॉम्ब के नाक के अंदर या रॉकेट मिसाइल के नाक में एक लेजर सेंसर लगा होता है, जिसको हम कहते हैं और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। जैश चीफ मसूद का परिवार मारा गया है। जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद, एक बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए, भारतीय सरकार के लिए। मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। ये वही मसूद अजहर है जिसने कांधार को अंजाम दिया था, जिसको छुड़वाकर आतंकवादी लेकर गए थे, और अब इसके परिवार को खत्म कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी हमें मिल रही है। मसूद अजहर का जो परिवार है, जैश-ए-मोहम्मद का चीफ है मसूद। एक बार मैं जल्दी से रिपोर्टर्स का अपने रुख कर लेती हूँ। नीरज, क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर? देखिए, अब तक की जो जानकारी मिल रही है कि आज जो स्ट्राइक हुई उसमें जैश-ए-मोहम्मद के चीफ अजहर महमूद के परिवार के लोगों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। उनके परिवार के लोग इसमें मारे गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। फिलहाल जो स्ट्राइक हुई है, सबसे बड़ी खबर यही है कि अजहर महमूद के परिवार के कई लोग उसमें मारे गए हैं। तो सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अजहर महमूद जो जैश-ए-मोहम्मद का चीफ है और लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है भारत में, उसमें कई बड़ी अहम घटनाओं में उसकी संलिप्तता रही है और वो इंटरनेशनल आतंकवादी है। उसको यूएन से भी उसके नाम का एक तरह से यूएन के लिए रूपेन कत्याल, मैं रूपेन कत्याल का नाम नहीं भूली हूँ। वो रूपेन कत्याल जिसको कंधार में जब हाईजैक किया गया था, भारतीय विमान उसमें मार दिया गया था इन आतंकवादियों के द्वारा। और ये जो आपको अजहर मसूद दिखाई दे रहा है, ये वही नापाक चेहरा है जिसको छुड़ाया गया था। तो आज कहीं ना कहीं 50% ही सही, लेकिन बदला जरूर पूरा किया गया है। दीपक बोरा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाहता था, जब ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ब्रीफिंग कर रहे थे, आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ही इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड फाइटर पायलट्स। नाज है हमारे देश को ऑन यू गुबी सर, थैंक यू सर। कितनी अच्छी तरह से इन्होंने समझाया कि क्या किया था। अब बस पाकिस्तान में जो हम कर्मा की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की बात
सुन लीजिए, हर सुबह उठ के उसको टेप रिकॉर्डर पे बजाइए कि कहीं भी छुपोगे दुनिया के किसी भी कोने में हम ढूंढेंगे। खालिद हमारे साथ, बिल्कुल खालिद हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। खालिद, क्या अपडेट आ रहा है इस वक्त, क्योंकि लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है, नेस्तनाबूद किए हैं आतंकी ठिकाने, और हमने ये भी सुना कि मसूद अजहर जो कि जैश का चीफ है उसका परिवार इस हमले में मारा गया है। और क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जो टारगेट्स किए हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर कोटली गोरखपुर की बात करें या कोटली अब्बास की बात करें, सैयदा बिलाल की बात करें, कोटली गोरखपुर की बात करें या मुरीद की बात करें, तो ये वो जगह हैं जहां पर खासकर मुरीद की बात करें तो जैश का वहां गढ़ रहता है और भावलपुर में लश्कर का गढ़ रहता है। तो दोनों जगह जो है उन्हीं को स्पेसिफिक टारगेट बना के ये 9 टारगेट्स बनाए गए हैं, जहां टॉप रैंकिंग जो टेररिस्ट थे उनको वहां पर जो है उनको निशाना बनाया गया है। हालांकि इसमें जो है कोलेटरल डैमेज सिविलियंस या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ टारगेट भारत का था, वो था जो कैंप्स वहां पे है जो इस तरफ घुसपैठ करते हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि उसके बाद जो पाकिस्तान का रिटेलिएशन हुआ उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, चाहे उड़ी हो, चाहे बिम्बर गली या कृष्णा घाटी हो। हालांकि एहतियात के तौर पर हम यहाँ जो नियंत्रण रेखा से सटे खालिद हमारे साथ रजत बोरा भी जुड़े हुए हैं। रजत, अगर अजहर मसूद के परिवार के 14 से 15 लोग मार दिए गए हैं, ये खबर हमें मिल रही है, तो मुझे लगता है कि आज दिल को ठंडक पड़ी होगी। उस रूपेन खत्याल का बदला लिया गया जो एयर इंडिया के प्लेन में, जिस एक वो भी न्यूली वेडेड थे, दीपक सर, वो भी न्यूली वेडेड बच्चे थे, उसमें रूपेन खत्याल की डेड बॉडी हमें मिली थी। आज उसी अजहर मसूद के परिवार को खत्म कर दिया गया है। रजत जी बिल्कुल, साफ तौर पर बड़े देर से इसका इंतजार था और कई सारे लोग जो अजहर मसूद के परिवार के मारे गए हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय सेना और हमारे जो सुरक्षा बल है, भारतीय एयरफोर्स का पूरी तरह से जो टारगेट था वो स्पेसिफिक था और पूरी तरह से उन्हें जानकारी थी कि कहां कहां कौन कौन आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं। वो काफ़ी दिनों से लगातार ट्रैक कर रहे थे और जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं प्रेस ब्रीफिंग में, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि पहले से ही पूरी प्लानिंग कर ली गई थी और पहले की और बाद की दोनों तस्वीरें, जिसमें पूरा तबाह वो इलाका नजर आया जहां पर आतंकी आज तक पनाह ले रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, खाना पीना अपना कर रहे थे और वहीं से प्लानिंग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से हमले किए जाए। इसमें कई सारे ऐसे लॉन्च पैड भी और वहां पे आतंकी भी मारे गए हैं जो 2024 में हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के जम्मू के रियासी के शिव खोड़ी में 9 मासूम जाने जिसमें चली गई थी, बस पर हमला हुआ था और ऐसे भी कई सारे हमले हुए थे। हमने देखा था 2022 से इन हमलों की शुरुआत हुई थी, माफ कीजिए 2021 अक्टूबर से, जिसमें पहला बाटा दुड़िया हमला हुआ था, 9 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद हमने देखा 2022 में पहला हमला जो जी ठीक है। रजत बोरा लौटेंगे आपके पास। सिंह सर, सवाल ये है कि अजहर मसूद का परिवार मारा गया, पिक्चर अभी बाकी है, तो हो सकता है अजहर मसूद की भी खबर आ जाए कल सुबह तक और हाफिज सईद की भी खबर आ जाए, क्योंकि बहुत तरीके से ये हमला किया गया है। जिस तरीके से विक्रम मिस्त्री ने बताया कि किस तरीके से हमला किया गया है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी हमले के बाद की हैं, आतंकी कैंपों के नेस्तनाबूद हो जाने के बाद की तस्वीरें। और देखिए किस तरीके से किले बनाए हुए हैं और ये आतंकी यहाँ खुद रहते हैं, अपने परिवारों को पालते हैं और आईएसआई इनकी मदद करती है पैसे से। कर्नल साहब देखिए, ऐसा अभी खबरें और भी आएंगी, छन छन के आ रही हैं खबरें, बहुत सारी खबरें अभी आने बाकी हैं। अभी मैं जो बताना चाहता हूं 2-3 चीजें हैं। एक तो आज की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके मार्फत हमने एक तौलिया दिया है पाकिस्तान को, या तो अपना मुंह ढक ले या रोना है तो आंसू पोंछ ले, और एक क्लियर मैसेज है कि एस्केलेशन ना करें। और ये भी मैसेज है कि जितने उनके नेता हैं, शहबाज शरीफ और बाकी अन्य नेता जो प्लानिंग कर रहे हैं, टिकट ले रखी है लंदन के लिए अपने परिवारों की, उसको कैंसिल कर लें, अभी एस्केलेट ना करें तो अच्छा रहेगा। एयर स्पेस बंद हो गई, जाएंगे कैसे? और एक और भी चीज मैं बताना चाह रहा था जी। उसके अलावा मैं उनके मीडिया को भी बोलना चाहता हूं कि झूठ फैलाना बंद करें। बहुत सारी खबरें वहां पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में हैं कि इतने तैयारे गिरा दिए हमारे, और ऐसा तो झूठ फैलाना बंद करें। जब हमारे जहाज घुसे ही नहीं तो फिर गिराया किसे? राम कृपाल जी, एक बहुत बड़ी बात मिस्त्री साहब ने कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आतंकवाद का इस्तेमाल विकास के खिलाफ किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि विकास को ध्वस्त करने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर में जिस तरीके से विकास हुआ, विकास और आतंकवाद एक साथ नहीं रह सकते। भारत ने यह मैसेज दे दिया है कि विकास के आड़े जो भी आएगा वो मारा जाएगा। निश्चित रूप से देखिए अनुराग जी, 22 तारीख के बाद से ही एक बात मैं ये सोच रहा था
कि ये जो भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है, हम जल्दी से अभी कुछ दिनों में चौथी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उसके बाद ये भी पता है तीसरी। और पूरी दुनिया में इस समय जबकि चाइना पर प्रेशर है, सबसे ज़्यादा सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि भारत इस जो संकट है इसमें भारत के लिए बहुत आगे का फायदा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की स्थिति है हमारी। तो मुझे भी लगता है कि कुछ डीस्टेबलाइज करने के लिए, ताकि भारत में इस तरह की चीज़ें हों और बाकी जो कंपनियां चाइना छोड़ करके, आप याद कीजिए जैसे ही एप्पल ने अनाउंस किया कि हम चीन से सारा कारोबार हटा करके भारत में लाएंगे, एक ही हफ्ते बाद हमारे यहाँ ये घटना होती है। मैं ये नहीं जानता हूँ क्या है, लेकिन निश्चित तौर पर दुनिया के कुछ बड़े देश भी और कुछ पुरानी अर्थव्यवस्थाएं ये नहीं चाहती कि भारत आगे आकर के, जो मोदी ने कहा है 47 में हम एक विकसित देश बनेंगे, उससे पहले ही, तो ये भी इसमें हो सकता है। बहुत सारी चीजें भी आएंगी। बहुत बहुत संयम का परिचय दिया गया है, 15 दिन का समय लिया गया है और एक तरीके से पूरा मैसेज वैश्विक समुदाय को दिया गया हो, वैश्विक मंच पे, चाहे यूएन के मंच पे दिया गया, यूएनएससी के मंच पे दिया गया हो, भारत ने ये साफ कर दिया है कि भारत युद्ध नहीं चाहता है। भारत के लिए आज भी युद्ध अंतिम विकल्प है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन सामने आए थे तब भी कहा था संवाद से कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मामले में संवाद से तो बात हो नहीं सकती। आतंकी ठिकानों के निशाना बनाने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं था और इसीलिए ये एक्सट्रीम एक्शन लिया गया भारत सरकार के द्वारा। ये विकल्प पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। जहां तक भारत की तैयारी का सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं, ये 15 दिन की तैयारी नहीं है, पिछले 5-7 साल की तैयारी है और ये तैयारी आज हमें ब्रीफिंग से भी मिलती है। किसी भी देश में ये संभव नहीं है, मैं कह रहा हूं, कि सुबह उठने के 2 घंटे बाद देश की सेना के एक फुल कर्नल और एक विंग कमांडर, दोनों लेडी, और फॉरेन सेक्रेटरी तो ठीक है प्रोफेशनल होते हैं, वो उसी काम उनका है, वो सब लोग एक बहुत ही नियंत्रित भाषा में बात करें, ये संभव नहीं है। अभी आपके सामने मसूद के परिवार का नाम की सिर्फ उसके परिवार के नष्ट होने की बात है। हो सकता है अमीर मुनीर के परिवार का कोई आदमी या वो, क्योंकि इन लोगों ने चुन चुन के मारा था ना, तो ये भारत की तैयारी है, चुन चुन के मारा जाएगा। ये लोग जो हैं कोई ऐसा नहीं अचानक मरे, इनको चुन चुन के मारा गया है। और आगे भी गलत कह रही है कि आस्तीन में सांप पालते हैं, आस्तीन तो होती नहीं है नंगों के पास, ये गले में सांप लटका के घूमते हैं। ठीक है, मैं अनुमेश का रुख करना चाहूंगी, वो प्रेस ब्रीफिंग जहां पर हुई है इस समय सेना की, वहां पर मौजूद है। अनुमेश, डिटेल्स इस समय एक बड़ी खबर पहले बता दें, सीसीएस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री निवास पर यह बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, कुल मिलाकर सारे जो इनके सीसीएस के जो मेंबर्स है, कैबिनेट के सदस्य, वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ा स्ट्राइक आज भारत के द्वारा किया गया और आगे की रणनीति पर, आगे की चुनौती पर यहाँ पर जरूर चर्चा हो रही होगी। अनुमेश, जल्दी से डिटेल दीजिए। आज प्रेस ब्रीफिंग में 2 महिलाओं का आना, ऑपरेशन सिंदूर, बहू और बेटियों पर नजर डालोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये साफ संदेश भारतीय सेना का। जी बिल्कुल साफ संदेश दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और पीएम मोदी की खुद की तरफ से भी। ये नाम ऑपरेशन सिंदूर भी जो रखा गया है, ये पीएम मोदी का सुझाया हुआ नाम है जिसको इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी देता हूं कि कौन कौन से हथियार इस ऑपरेशन में यूज किए गए, चाहे वो भारतीय थल सेना की तरफ से हो, चाहे भारतीय वायुसेना की तरफ से हो। तो थल सेना की तरफ से जो हथियार यूज किए गए हैं वो एक्सकैलिबर 155 mm के हथियार यूज किए गए हैं, M777 हाउवित्जर को इस्तेमाल किया गया है। वहीं पे आप वायुसेना की बात करें तो वायुसेना जो है वो स्कैल्प और हैमर मिसाइल के साथ इस्तेमाल किया गया था। इन 9 के 9 ठिकानों को इस्तेमाल किया गया है। आप ये बता रहे हैं दर्शकों को कि 9 ठिकाने जो इस पर टारगेट किया गया है, उसमें से 7 ठिकानों को भारतीय थल सेना ने टारगेट किया था और बाकी 2 जो टारगेट्स थे उन 9 में से उसको वायुसेना ने निस्तो नाबूद किया था। ठीक है दीपक बोरा जी, एक सवाल जिसका जवाब रह गया था, जो मैंने देवनाथ जी से पूछा था कि पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए, इन्होंने साफ कहा था। अगर वहां का रक्षा मंत्री ये कहता है कि हम अपना ऑपरेशन रोक लें, वो रिटेलिएट नहीं करेंगे, तो क्या इसे माफी के तौर पर ही देखा जाए, क्योंकि घबराया हुआ है पाकिस्तान? इस वक्त एक बड़ी खबर दे दूं, फिर आपका जवाब लेते हैं। जैश के ठिकाने की तबाही का वीडियो सामने आया है। जैश
कि कमांडर जैश के मास्टरमाइंड मसूद अजहर का परिवार तबाह हुआ है, ये हम आपको खबर दे चुके हैं। अब ये देखिए कि जैश के हेडक्वार्टर को किस तरीके से तबाह किया गया है। दीपक गोरज, बिल्कुल, ये जो टूटी उटी डिबरीज दिखाई दे रही है, बड़ी ठंडक दिल को आज मिल रही है। बहुत मतलब तसल्ली देने वाली तस्वीरें हैं। अदरवाइज बहावलपुर की तस्वीरें, युद्ध कभी भी अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग नहीं देता है और खराब लगता है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये सुकून देने वाली हैं, ये दिल को ठंडक देने वाली है। जिस तरीके से महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा गया, आज उसका बदला भारत ने लिया है। ये भारत की एक बेटी बोल रही है, और मैं इतना बता देना चाहता हूँ, आपने जिक्र किया उसके परिवार का, ये भी कंफर्म करिए 18वां या 19वां परिवार है उसका, को भरोसा नहीं है इन लोगों का कितने इनके परिवार होते हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर भारत ये नहीं करेगा हम ये करेंगे, सब बहुत देर पहले मैं आपको जवाब देता हूं, एक फिल्म देखी थी, बॉक्सिंग रिंग में एक को घूसा पड़ता नीचे गिर जाता है, बहुत पिटाई होती है, मरने वाला होता है, फिर ऊपर देख के कहता है अच्छा बराबर का मान ले इसको कि जब मरने वाला होता है। ये पाकिस्तान की हालत है। ही हैज नथिंग लेफ्ट, ही हैज नो स्ट्रेंथ, उसकी मॉरल कैपेसिटी खत्म हो गई है, फिजिकल कैपेसिटी खत्म हो गई, रेप्यूटेशन बर्बाद हो गई है, असला नहीं है, पैसा नहीं है, बस अक्कड़ जो है अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज आपको फाइनली बता देता हूं, इनकी जो चालाकी होती है सर, जब वो गया था ना वहां पर नवाज शरीफ, जब बिल्लू भाई क्लिंटन ने जब कारगिल हुआ था उसके पास हाथ जोड़ के गया था कि मुझे